नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए क्लास 10th के लिए हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 को। इससे पहले सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों देख चुके हैं। तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साइंस का मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, यह मॉडल पेपर प्रथम शब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए है, यानी कि टर्म 1 के लिए है। इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ के फॉर्म में होंगे। इस बार समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। इस बार जो है जैक बोर्ड एग्जाम 2022 दो टर्म में होनी है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और टर्म 2 में सारे के सारे क्वेश्चंस आपका सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में उठ के आएंगे। देखिए, इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक और सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ के फॉर्म में होंगे। तो इसी मॉडल पेपर आधारित आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। सीधे आपके एग्जाम में उठ के आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार एग्जाम में उठ के आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पेपर में खंड क में अपठित बोध से एक गद्यांश देखने को मिलेगा। अपठित बोध से एक गद्यांश देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर क्या निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए जो है सही विकल्प का आपको चयन करना है। नीचे कुछ प्रश्न रहेगा 1 से 5 तक, ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर क्या गद्यांश में लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। तो जो भी लिखा हुआ है आपको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है, अहंकार, सम्मान, प्रशंसा या ये सभी। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि जो है सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। बिल्कुल सही बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो आपको आंसर देना है यहाँ पर अहंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अहंकार। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। स्वयं धनवान होने के कारण, स्वयं गुणी होने के कारण, अपने बड़प्पन के कारण या ईर्ष्या भाव के कारण। देखिए, ईर्ष्या भाव के कारण होगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दूसरों की सहज उन्नति को मनुष्य अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। तो यहाँ पर जो है आप भी जानते हैं कि दूसरों की उन्नति को देखकर जो है मनुष्य ज़्यादातर मतलब दुखी होता है, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या भाव जो है पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता, ईर्ष्या भाव के कारण, ठीक है, ईर्ष्या भाव, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं ईर्ष्या के वश में होने पर, क्रोध के वश में होने पर, स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने पर या अनैतिक कार्य करने पर। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है ईर्ष्या के वश में होने पर, ठीक है। आपको गद्यांश में मिल जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना है गद्यांश को, ठीक है, समझ करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है आपको पांचों के पांचों प्रश्नों के जो उत्तर है आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है, अहंकार, आत्मनिरीक्षण, संतुष्टि या सुख। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है, तो आत्मनिरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आत्मनिरीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, उन्नति का विलोम शब्द होता है आपका अवनति। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवनति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा आपका एक पद्यांश। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट रहेगा आपका एक पद्यांश। इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इस पद्यांश में क्या लिखा हुआ है कि नभ में उग आई लो,
रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इस तरह का एक पद्यांश रहेगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है नीचे प्रश्न की ओर आना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बादलों की तुलना किससे की गई है। बादलों की तुलना किससे की गई है। जीवन के सुख से, जीवन के संघर्ष से, जीवन के दुखों से, जीवन में पराजय से। तो देखिए आपको जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पद्यांश से मिल जाएगा। ठीक है, बादलों की तुलना किससे की गई है। जीवन के दुखों से, जीवन के दुखों से जो है तुलना की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जीवन के दुखों से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। तो मिल गया ना आपको कि यहाँ पर देखिए जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, ठीक है, और इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है, यानी कि सुख का जो है घेरा है, रंगों का घेरा है। यहाँ पर देखिए दुख लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा जीवन के दुखों से। नेक्स्ट है, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। आशावादी, भाग्यवादी, निराशावादी या कर्मवादी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आशावादी, ठीक है। आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर आशावादी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है। जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है। आशा निराशा से, खट्टे मीठे पलों से, अनंत संघर्षों से, उपरोक्त सभी से। देखिए जीवन का इंद्रधनुष जो है ना आपको मिलेगा आशा निराशा से, आशा निराशा से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है, आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए, आशा निराशा से। नेक्स्ट है आपका आशा का विलोम शब्द। आशा का विलोम शब्द क्या होगा। आशा का विलोम शब्द ये सभी को पता है कि आशा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निराशा। नेक्स्ट है कि नव का पर्यायवाची क्या है। नव का पर्यायवाची शब्द इनमें से देखिए धरती तो नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होगा। नव यानी कि आकाश हो जाएगा। नव मतलब होता है आकाश, ठीक है। तो नव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा आकाश। तो आपको आकाश को जो है सही करना है। नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ख में रहेगा आपका व्याकरण। खंड क में आपका अपठित बोध से रहेगा एक गद्यांश और सेकंड रहेगा आपका एक पद्यांश। उसके बाद आएगा आपका खंड ख। खंड ख में रहेगा आपका व्याकरण। तो चलिए व्याकरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे देख लेते हैं। देखिए खंड ख में रहेगा आपका व्याकरण। देखिए व्याकरण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस बार 2022 के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे, ठीक है। इसी मॉडल पेपर आधारित जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जेसीईआरटी द्वारा जितने भी मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं आप लोग एक एक करके सभी को देखिए, क्योंकि इस बार अधिकतर क्वेश्चंस इन मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग जो है ना एक एक करके सभी मॉडल पेपर्स को देखिए। हिंदी का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, या तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप साइंस, सोशल साइंस सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप एक एक करके देखिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। देखिए व्याकरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। देखिए अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गाय घास खाती है। देखिए गाय जो है आपका कर्ता हो गया और खाती है जो है क्रिया हो गया, लेकिन घास क्या खाती है, घास खाती है। तो घास जो है यहाँ पर कर्म है आपका घास, ठीक है। रानी गाना गाती है। रानी जो है कर्ता हो गया, गाती है आपका क्रिया हो गया। क्या गाती है, गाना गाती है, तो गाना भी यहाँ पर कर्म हो गया। बच्चा रोता है, बच्चा जो है आपका कर्ता हो गया और रोना यानी कि क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो बिना कर्म के जो है ये वाक्य है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, यहाँ पर है
रोता जो है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा क्योंकि बिना कर्म का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन अरुण का अनकार्थी शब्द नहीं है। देखिए अरुण का अनकार्थी शब्द नहीं है। अरुण मतलब होता है सूर्य, लाल भी होता है, सिंदूर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्र जो दिया हुआ है ना, ये अरुण का अनकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्र। नेक्स्ट आपके सामने, जब समास का प्रथम पद अव्यय हो, जब समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो तो वहां कौन सा समास होगा? आपको याद रखना है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव। जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। सीधे आपके एग्जाम में उठ के आएंगे। जो जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे उठ के आ सकते हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कौन सा समास है? विद्या के लिए आलय, विद्यालय, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा? सही समस्त पद क्या होगा? नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो आपको याद रखना है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है वह मिश्र वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? समानाधिकरण और व्यतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? आपको याद रखना है समानाधिकरण और व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है? देखिए पिताजी के द्वारा, किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा, तो एक कर्म वाच्य होगा। ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये हो जाएगा आपका कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य डैश होती है। देखिए कर्तृवाच्य में वाक्यों में कर्तृवाचक के वाक्यों में कर्ता के जो कार्य है वो प्रधानता होती है, कार्य की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए खंड ख में रहेगा आपका व्याकरण, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक रहेगा आपका, 10 प्रश्न रहेगा व्याकरण से। अगर आप व्याकरण को अच्छे से बना लेते हो तो आपका 10 नंबर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ग में रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से रहेगा खंड ग में। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का जो पहला प्रश्न रहेगा आपका एक पद्यांश रहेगा, उसके बाद जो है आपका एक गद्यांश रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश, यहाँ पर गद्यांश लिखा हुआ है, यहाँ पर पद्यांश होगा। पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चित प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखिए ये जो काव्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि नागार्जुन द्वारा रचित दंतुरित मुस्कान से वर्णित है। इस कविता में कवि बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर उसके माँ के मातृत्व से प्रभावित होकर बच्चे और माँ को धन्य मानता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि धन्य तुम माँ, माँ भी तुम्हारी धन्य, चित प्रवासी में इतर में अन्य। तो कवि कहते हैं कि अगर बच्चे की माँ ने मेरा परिचय अपने बच्चे से न करवाया होता तो मैं उसकी जो दंतुरित मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान की मनमोहकता से अनजान ही रहता है। इसलिए बच्चा और बच्चे की माँ धन्य है। दंतुरित यानी कि बच्चों के नए नए दांत। ठीक है, बच्चों को देखकर कवि कहता है कि छोटे बच्चे जिसके अभी नए नए दांत निकल रहे हैं तो उसकी मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल देती है। तो ये जो पद्यांश है आपको अच्छे से पढ़ना है,
समझना है, उसके बाद जो है आपको आंसर देना है। देखिए प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो आपको आंसर देना है यहाँ पर नागार्जुन। नेक्स्ट है आपका दंतुरित का क्या अर्थ है, दंतुरित का अर्थ है नए नए दांत। नेक्स्ट है आपके कि माँ बच्चे को क्या कराती रही, माँ बच्चे को क्या कराती रही, मधुपर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मधुपर्क। नेक्स्ट देखिए कवि ने धन्य किसे कहा है, दादा और दादी, माता और पुत्र को, बच्चे और उसके दांत को, अपने आप को और पत्नी को। देखिए यहाँ पर कवि ने धन्य किसे कहा है, माता और पुत्र को धन्य जो है यहाँ पर कहा है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माता और पुत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माता और पुत्र को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ प्रश्न रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। बादल किस दिशा में आ रहे हैं, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से या अज्ञात दिशा से। बादल किस दिशा से आ रहे हैं, आपको यहाँ पर आंसर देना है अज्ञात दिशा से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, अज्ञात दिशा से। नेक्स्ट आपका कि कहीं सांस लेते हो घर 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 भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर आंसर देना है वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना। ठीक है, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, 1899 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कह रही है, प्रेम की, घृणा की, जीवन की या मान की। तो इनमें से राइट हो जाएगा आपका प्रेम की। ठीक है, सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है प्रेम की। नेक्स्ट रहेगा आपका एक गद्यांश। देखिए नेक्स्ट रहेगा आपका एक गद्यांश। गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, पान वाले के द्वारा पान खाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त की मजाक उड़ाया जाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप जब गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप जो है आंसर दे सकते हो। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। इस तरह जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका आंसर जो है इस गद्यांश से आपको मिल जाएगा। आप बस अच्छे से आपको पढ़ना है बस। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, ऑप्शन नंबर डी। बूढ़ा मरियल, क्या लिखा हुआ है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, हलदार साहब, पानवाला, कैप्टन या मास्टर मोतीलाल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर कैप्टन हो जाएगा। कैप्टन, कैप्टन क्या काम करता था, कैप्टन क्या काम करता था, काश्तकारी, बागवानी, फेरी, कृषि। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है फेरी। कैप्टन क्या काम करता था, फेरी का काम करता था। हलदार साहब पानवाले से क्या जानना चाहते थे, हलदार साहब पानवाले से क्या जानना चाहते थे, कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे। याद रखिएगा, हलदार साहब पानवाले से क्या जानना चाहते थे, कैप्टन के बारे में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट कुछ प्रश्न रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। लेखक बालगोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, लेखक बालगोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। ऑप्शन में दिया हुआ है पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, व्यवहार पर। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है मधुर गान पर। नेक्स्ट है बालगोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं। बालगोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि रोपनी किसे कहते हैं, धान की रुपाई को रोपनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बालगोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, बालगोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, जादू कहा है। लेखक ने क्या कहा है, जादू। याद रखिएगा, जादू।
नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते हैं? बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते हैं? आपको आंसर देना है कार्तिक माह में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्तिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा आपका एक गद्यांश, फिर से गद्यांश आएगा। प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक के लिए आपको जो है उत्तर देना है। देखिए, चलिए लास्ट रहेगा आपका एक गद्यांश, ठीक है। गद्यांश जो रहेगा आपका जो हिंदी पूरक कृतिका 2 से, वहां से रहेगा आपका जो दूसरा पाठ्य पुस्तक है हिंदी पूरक कृतिका 2, वहां से आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। देखिए, गद्यांश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गद्यांश है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपट आने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। तो ये जो गद्यांश है आपको अच्छे से पढ़कर कैच करना है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से ली गई है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूँ। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, आपको कैच करना है, ठीक है। पाठ को आपको कैच करना है। जैसे कि ये जो गद्यांश है ये माता का जो आंचल है वहाँ से ली गई है और जो लेखक है शिवपूजन सहाय, ठीक है, शिवपूजन सहाय। तो आपको कैच करना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? आपको इस गद्यांश से मिल जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। तो यहाँ पर नाभि और लीलार हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी? रिबन, रस्सी, पगड़ी या फूलदार लट्टू? तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर देना है फूलदार, आपका हो जाएगा लट्टू, फूलदार लट्टू हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन का आंसर जो है आपको गद्यांश से मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना है, अच्छे से समझना है। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते रहे? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, बाबूजी की गोद में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न था कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 40 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।